नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 17 सितंबर 1950, जी हाँ, ये वही तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था गुजरात में। अब वो 74 साल के हो चले हैं और आगामी जो 17 सितंबर है उसको वो 75 साल के हो जाएंगे। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और आते ही उन्होंने प्रश्न उठा दिया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री सबसे पूछते हैं, विपक्ष से पूछते हैं कि आपका दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि आपके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि आपके यहां तो रिवाज है 75 साल बाद नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है। अब इसको लेकर जो बहस चल पड़ी है उसमें प्रतिक्रिया भी सामने आई है अमित शाह जी की। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले 5 साल तक अगर उनकी सरकार आती है तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व करेंगे। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि उनके एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से 75 साल के क्योंकि वो हो गए थे, इसलिए उन्हें राजनीति से थोड़ा हटाया गया। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, तमाम नेताओं के नाम आम आदमी पार्टी के नेता गिनवा रहे हैं। तो ऐसे में इसके पीछे का आखिरकार पूरी स्टोरी क्या है और क्या ये 75 साल वाला जो शगुफा एक फेंका गया है राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक तीर जो चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी पर, इसका कुछ मायने है भी या फिर नहीं है, आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखें इस 75 साल के बंदिश को कि वो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं हो रही है लेकिन बाकी लोगों पर लागू हो रही है, ऐसा आरोप है, किस तरह देखा जाए? देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है और जीत अगर हो रही है किसी भी नेता की तो उसके ऊपर उम्र की बाध्यता नहीं होती है। ये नियम सबसे बड़ा नियम है, इसके बाद ही कोई नियम आता है। विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होती है। तो आज की तारीख में जब तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है, चौथे चरण की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं और चौथा चरण का मतदान भी आप ये समझ लीजिए कि 48 घंटों में अगले खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे वो जीत, विक्ट्री, विन उसको साधा जाए, उसके लिए एक दूसरे को बैकफुट पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, जेल से बाहर आए और हमेशा एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर कर देने की जो उनकी कला है उसका उन्होंने फिर परिचय दिया है। और ये जो शगुफा है इसका उत्तर भी वो खुद ही जानते हैं। जो प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं, कोई नेता है जो 2047 की तैयारी कर रहा है, उनसे वो कह रहे हैं कि आप अगले साल रिटायर हो रहे हैं, 2025 में हो रहे हैं, वो मान चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। अब ये दूसरी लाइन है। ये जो दो लाइनें आती हैं, पहला तो वो रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आधार है भारतीय जनता पार्टी के, जो चुनावी रथ के सबसे बड़े सारथी वही है। एकमात्र अगर हम कहें तो वो भी सही होगा, क्योंकि आप उनको पिक्चर से हटाइए तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। तो इतने बड़े सारथी को एक ऐसी बात से अरविंद केजरीवाल ने पांव बांध दिए कि आपने खुद बनाया था नियम 75 सालों वाला, वो तो आप पर लागू हो जाएगा अगले साल। अब उस पर जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी खुद जवाब नहीं दे सकते हैं, वो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन उन पर उठाए गए प्रश्नों का कैसे वो जवाब दे सकते हैं? तो किसी और को आना पड़ेगा आगे। अब किसी और को जो आना पड़ेगा आगे, उसमें जाहिर है अमित शाह ही आते हैं, लेकिन उनको भी घेर लिया ये कह करके कि अगले प्रधानमंत्री तो आप बनने जा रहे हैं। अब सोचिए आप कि किसी भी स्थिति में बहुत से दावेदार एक पद के होते हैं और
प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, नंबर 2 के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत से लोग हैं दावेदारों में। और ऐसे में अमित शाह का उन्होंने नाम लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट किया वहां पे। अमित शाह को आगे आना पड़ा, गफलत में हैं आप, उनको कहना पड़ा भूल जाइए, वही रहेंगे। अब जब से ही कहा उन्होंने कि वही रहेंगे, 75 का नियम टूट गया, तो फिर वो प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, अब बात वहां आ जाती है कि तो जब 75 का नियम अभी टूट गया तो उनका क्या जो 75 के कभी हुए थे। और इस बार भी बहुत सारे टिकट इसीलिए कटे हैं, बताए जा रहे हैं कि उनकी एज हो गई थी। 2 बार आपने सर्व कर लिया, 3 बार सर्व कर लिया, वो तो एक था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी रही होगी, लेकिन ये भी एक फैक्टर था कि आपकी एज हो गई है, अब जो है आपको हटाया जा रहा है। मतलब गुणागणित इस पे भी है। देखिए, वो जो हो गया वो तो ठीक था, अभी भी हो रहा है, ये भी है। गुजरात में वडोदरा में एक नेता है योगेश भाई पटेल। तो योगेश भाई पटेल 78 साल के हैं, विधायक हैं, अभी पिछले ही साल बने हैं। तो इस नियम के हवाले से वहाँ के जितने भी आकांक्षी थे विधायक के टिकट के, बड़े प्रसन्न थे कि भाई योगेश भाई 2017 में बने थे, उसके पहले 2012 में भी बने थे, उसके पहले 2007 में भी बने थे, उसके पहले 2002 में भी बने थे, तो लगातार योगेश भाई बनते आ रहे हैं। इस बार मौका आ गया, 75 साल हो गया उनका। योगेश भाई लगे हैं तैयारी करने में। अब भाई योगेश भाई पटेल क्यों तैयारी कर रहे हैं? 77 साल के हो चुके हैं, अब 78 साल के हैं। तो कहा ये गया कि अरे ये तो बुजुर्ग हो गए, इसीलिए तैयारी किए जा रहे हैं, इनको लगता है इनको टिकट मिल जाएगी। टिकट तो नहीं मिलने वाली है। फिर टिकटों की घोषणा हुई, योगेश भाई को टिकट मिल गया, फिर जीत गए वो, अभी वही विधायक है। तो मैं उनके पास पहुंचा, इंटरव्यू किया मैंने उनसे। तो कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे थे, मुझे पता है, मेरे ही पार्टी के लोग, उनको पता था योगेश भाई को टिकट मिल जाएगी, तो योगेश भाई तो टिकट मतलब जीत ही जाएंगे, तो टिकट ही काटेंगे तभी ये रास्ते से हटेगा, वरना तो नहीं हटने वाला। कुछ लोग हार के हट जाते हैं, कुछ लोग टिकट कटने से हटते हैं, तो बोले ये टिकट कटने से ही हटेगा। तो मैं भी तो यही मान के चल रहा था कि 75 तो पूरा हो चुका हमारा 2021 में, अब मेरे को टिकट कैसे मिल सकता है। तो वडोदरा की यात्रा पर आए मोदी जी, हवाई जहाज से उतरे, तो मैं टरमैक पर गया और मैंने उनको प्रणाम किया। अब मेरे और मोदी जी के बड़े पुराने संबंध, जब मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, विधायक तो उसके बाद वो बने हैं, इसलिए विधायक तो कभी थे ही नहीं। तो जब वो पार्टी कार्यकर्ता और उसके ऊपर उसके पहले संघ के प्रचारक की भूमिका में थे, तो हमारी उनसे बातचीत मुलाकातें होती थी। तो उनसे मोदी जी ने गुजराती में पूछा कि आप रेडी हैं? 2-3 शब्द। तो वहाँ साहब बोलते हैं उनको, इन्होंने कहा हाँ साहब मैं रेडी हूँ। उन्होंने गुजराती में बोल के मुझे सुनाया। बोला उसके बाद मैंने अपने आप तैयारियां शुरू कर दी, मैं चुप रह गया। मुझे अब किसी से क्या बोलना था। सही बात है, ग्रीन सिग्नल तो मिल गया। और देखिए बहुत बड़े बड़े लोग लग गए, पार्टी के गुजरात यूनिट के बड़े बड़े लोग, और उन्होंने कहा कि भाई योगेश भाई के साथ 1-2-3 नाम और भेजने हैं जिसमें से टिकट इनको मिलेगा, क्योंकि इनके पास तो एज फैक्टर आ गया। और जब फाइनली घोषणा हुई तो हमारा नाम आ गया। मैं तैयारी कर रहा था, उस वक्त लोग मुझे मूर्ख समझ रहे थे। अब देखिए वही तैयारी काम आ गई, मैं जीत गया। तो प्रधानमंत्री 77 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को टिकट देते हैं, प्रधानमंत्री 73-74 साल की उम्र के किसी आदमी के टिकट काट लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि विनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और बहुत से लोगों को दरकिनार किया गया तो वो राजनीतिक वजहों से किया गया। उनकी उम्र कोई फैक्टर नहीं थी, विनेबिलिटी एक फैक्टर थी। तो फिर ये बात निकलकर सामने कहाँ से आई? क्योंकि हम काफ़ी सालों से, आपने तो लंबा अरसा हो गया जब आपने राजनीति कवर किया, आप बताइए ज़रा कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद टिकट काट दिए जाएंगे? कोई ऑफिशियल घोषणा हुई,
कोई ऐसा लेटर आपस में शेयर हुआ? क्या आखिरकार ये बात निकल कर सामने कहाँ से आई? और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही हम सुनते हैं और किसी राजनीतिक दल के बारे में हमने नहीं सुना है कि 75 साल की एज हो गई या फिर ये एज हो गई तो आपको रिटायरमेंट करना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही क्यों? मतलब कहाँ से ये, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, 2014 के पहले ये बात भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थी। अच्छा। तो 2014 के बाद अगर आती है तो जाहिर है कि ये मोदी काल के बाद की बात है। 2014 के पहले बहुत नेता थे भारतीय जनता पार्टी में जो 75 की उम्र को पार कर चुके थे और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त नाराज थे। आपको याद होगा कि भाई उनको चेहरा क्यों नहीं बनाया गया। 2009 में वही चेहरा थे। बिल्कुल। उन्होंने कल्पना नहीं की थी इस बात की कि 2014 में वो इस तरह से हटा दिए जाएंगे और चेहरा नहीं बनाए जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है उनके परिवार में एक शौक की तरह लोगों को लगा था। बहुत सी बातें जो छन कर बाहर आई थी कि भाई जिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने बढ़ाया था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि गोधरा के दंगों के बाद उन्हें हटा दिया जाए और राजधर्म याद दिलाया था। हाँ, और उसके बाद गोवा अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, और गोवा अधिवेशन में वो सारी तैयारी थी कि इनको हटाना है और वो सारी तैयारी थी कि इनको हटने नहीं देना है। और यहाँ से जब लोग हवाई जहाज में बैठ करके गए, आडवाणी जी और मोदी और अटल जी, उसमें प्रमोद महाजन और एक और नेता है, मुरली मनोहर, नहीं, वो अरुण शौरी, अच्छा, वो बैठे हुए थे और सब लोग गए। एक शब्द दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। अच्छा। और वहाँ पहुँचे और कहते हैं कि जो कक्ष था, हॉल था, तो उसमें इतने समर्थक बैठे थे, बिठाए गए थे, जो भी है, कि इस तरह की बात आती, उसके पहले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और उस तरह के नारे लगने लगे और बात वो कहीं उठी तक नहीं, हटाने जाने की बात, जबकि देश के प्रधानमंत्री का ये मत था। लेकिन उसके पीछे कहा जाता है कि इतनी अच्छी फील्डिंग सेट हो गई थी और आडवाणी जी उसके लिए, क्योंकि आडवाणी जी उस वक्त तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो बैकिंग कर रहे थे पार्टी का, मतलब तो जाहिर था कि उन्होंने इतना कर दिया था, नरेंद्र मोदी को बचाया था, लोग कहते थे, और वो उनको जो है ऐसे उम्र की सीमा में बांध दिया गया। वहाँ से आता है और ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई उम्र सीमा की बात नहीं है। आरएसएस के सरसंघ चालक वो तो आजन्म होते हैं, मतलब एक बार बने तो फिर वही रहते हैं, जब तक कि वो खुद जो है नहीं डेमिट कर देते हैं तब तक वही रहते हैं। तो ये नियम कुछ अटपटा था 75 सालों वाला। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा, स्मरण होगा कि एक मार्गदर्शक मंडल बनाया, हाँ, उसमें डाला उन्हें और उसमें कई नेता गए, जिसमें कि आडवाणी जी भी गए, और आडवाणी जी के लिए ये डबल वैमी था, झटका। और आडवाणी जी फिर सामान्य कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए नहीं। बिल्कुल। उनको टिकट दिया गया 2014 का टिकट, तो जाहिर है उनके पास, इसलिए कि उस वक्त टिकटों की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी थी तय करने वाली, तो राजनाथ जी थे, पार्टी अध्यक्ष। लेकिन उसके बाद टिकट उनको मिला नहीं, और उनकी उम्र भी हो गई थी आडवाणी जी की, और बहुत ख्वाहिश थी कि भाई राष्ट्रपति बने, बहुत ख्वाहिश थी कि स्पीकर बने, उनके समर्थक वगैरह बहुत। लेकिन मार्गदर्शक मंडल एक ऐसा बनाया कि भाई आप पार्टी को दिशा देंगे, पर मार्गदर्शक मंडल तो मार्गदर्शक मंडल ही होता है। जोशी जी भी उसमें है और भी नेता उसमें हैं। तो एक तरह से ये अघोषित तरीके से खबर आ गई कि दरअसल 75 साल के बाद वालों को मार्गदर्शक मंडल ही, और लोग डरने भी लगे।
बाद में सुमित्रा जी भी चली गई उसमें, उनकी भी टिकट कट गई। फिर आपने देखा कलराज मिश्र, सबसे ताज़ा उदाहरण, पिछले चुनाव में अभी गवर्नर हैं कहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान के। तो इस तरह से 75 साल का नियम अघोषित तौर पर था, लेकिन अब परिस्थितियां इसलिए बदलने लग गई हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री की जो ऊर्जा है, जो स्वास्थ्य है, और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका एक व्यक्तित्व है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा शामियाना आज की तारीख में खड़ा है। मोदी इज पार्टी, पार्टी इज मोदी, लोग तो यही कह रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में 75 का कहां बचता है? वो तो एक राजनीतिक तुरूप का इक्का खेला अरविंद केजरीवाल ने, और कुछ देर के लिए बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया। अच्छा, मुझे जितना समझ आ पा रहा है आपकी बातों से, एनालिसिस से, वो ये कि जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2009 का चुनाव जब आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और फिर से कांग्रेस की और यूपीए की सरकार बनी, तो वो थोड़ा बैकफुट पर आए। और 2014 में जब नया एक चेहरा सामने आया, वो भले ही थोड़ी नाराज़गी उनके मन में रही हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जीत के साथ सामने आए और इतना बड़ा उनको जन समर्थन मिला, तो उसके बाद कुछ कहने को या फिर सुनने को था नहीं कि आडवाणी जी कुछ कह पाते या कर पाते, क्योंकि वो हार चुके थे एक चुनाव अपने चेहरे पर, और एक चुनाव नरेंद्र मोदी जीत चुके थे अपने चेहरे पर। उसके बाद धीरे धीरे करके आप साइडलाइन होते गए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो जीत वाला जो एक फैक्टर 2014 में निकल कर आया और उसके बाद 2019 में भी लड़ा गया, फिर किसी के लिए वो स्पेस, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने खाली ही नहीं किया कि उसमें आके कोई दूसरा अपना चेहरा बना पाता। उन्होंने ही अपने कार्यकाल में अपने आप को ही इतना ऊपर कर लिया कि उससे आगे कोई था ही नहीं, रह ही नहीं गया। अब वो आडवाणी जी हों या फिर जोशी जी हों या फिर कोई भी हो पार्टी का, इवन आज भी अगर केजरीवाल जी ने ये कहा कि अमित शाह जी होंगे, उनके लिए अगर आप वोट देंगे तो उनको वोट देंगे, नरेंद्र मोदी जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस चीज़ को कि हम चेहरा हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा चेहरा है कि उनके बराबर अमित शाह जी भी नहीं है और उनका रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं, ये साफ तौर से दिखाया जा रहा है। इस बात को इस तरह से समझिए कि क्या कोई सेकंड लाइन है लीडरशिप का, उस दौर का जो आडवाणी युग कहलाता है लीडरशिप में? अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग साइडलाइन हो गए, कुछ लोग वो उनकी मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए। मुझे याद पड़ता है अनंत कुमार बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज बड़ी नेता थी, वेंकैया नायडू बड़े नेता थे। अपनी अपनी वजहों से वो पहले ही साइडलाइन हो गए। मृत्यु बाद में आई सुषमा जी की, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा नहीं था ना कि उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था 2019 में, याद करें आप। वो तो जयशंकर जी बने थे। हाँ, वो दिन, वो दृश्य अभी भी है कि वो एज्यूम कर रही थी कि वो तो कॉल आएगा ही उनको, लेकिन उनको दर्शक दीर्घा में बिठाया गया और जहां शपथ लेने वाले थे वहां पर जयशंकर। वेंकैया जी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा था वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि जानते थे कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब 5 साल के बाद फुल स्टॉप, और वो हो गया। बिल्कुल वो हो गया। आज की तारीख में वो सक्रिय है, फिट है, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं। धनखड़ साहब ने उनकी जगह ली। हाँ, और दोबारा भी नहीं मिला। और फिर इधर सक्रिय आज राजनीति में आने का सवाल नहीं उठता है। जितने लोग गवर्नर बनाए गए हैं सब अपने अपने स्थानों पर सेट है। उसका मतलब ही यही है कि आप वो जो सूर्य है अस्ताचल में है। है ना? लोग बाग बहुत प्रश्न उठाते हैं राजनाथ जी को लेकर के कि भाई राजनाथ जी की भी उम्र जो है वो उस तरफ है, तो क्या इस बार वही है मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले? लेकिन आज ये जो बयानबाजी हुई है इससे उन्हें बड़ा राहत हुआ होगा। इससे गडकरी जी भी इसी लाइन में, नहीं, गडकरी जी थोड़े छोटे हैं, थोड़े छोटे हैं। गडकरी जी की उम्र थोड़ी छोटी है, तो हालांकि उनकी वजह और है, उनकी वजह और जिस तरह से बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं वो। तो
बड़ा बड़ा अच्छा रहा होगा उनके लिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा उठ जा रहा था। और आज एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी में उन तमाम नेताओं को राहत पहुंचा दिया है जो 75 के करीब पहुंच रहे हैं, जो 75 के करीब पहुंच रहे हैं। देखिए, संभल के नेता है थे, अभी हाल उनको टिकट मिलने के बाद मृत्यु हुई उनकी, शफीकुर रहमान बर्क 90s में, और टिकट उनको दे रही थी समाजवादी पार्टी। चुनाव ही नहीं कभी हारते थे बर्क साहब, चुनाव ही नहीं हारते थे, वो जीतते ही चले जाते थे। कहाँ ये मैटर करता है कि कौन कितनी उम्र का है, एज लॉन्ग एज डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता उन पर विश्वास कर रही है, कहाँ मैटर करता है। लोग जेल से जीत जाते हैं, कहाँ मैटर करता है। एक दिन प्रचार नहीं किया, लोग जीत जाते हैं। 20 केस लदे हुए हैं, हिस्ट्री सीटर है, लोग विश्वास व्यक्त कर देते हैं कि नहीं यही हमारे हैं। लोकतंत्र में इस तरह के नियमों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता के विश्वास का मतलब है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग जो है वो जो खोपचे में आ गए, क्योंकि मतलब 75 साल एक क्राइटेरिया बन गया और वो रास्ते से हट गए। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो जीत कर आए, 2 बार जीत कर आए, एज भी था, टिकट काट दिया गया। तो ये जीत पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, ये आला कमान के डिसलाइक पे भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साहब, सोचिए इतने लंबे कार्यकाल तक, इस बार अगर वो बनते तो सोचिए मतलब हिस्ट्री हो जाती कि इतने लंबे कार्यकाल तक कोई मुख्यमंत्री बना। वो जिस तरह से, हालांकि उनकी राज्य की राजनीति थी, तो वहां से वो जिस तरह से हटाए गए, यादव जी को लाके बैठा दिया गया, नए चेहरे को लाके बैठा दिया गया। तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संविधान या फिर तमाम चीजें हैं, लेकिन 1-2 चेहरे ऐसे हैं जो सारी चीजों पर भारी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही देख लीजिए। अच्छा, उस मूवमेंट को तो हम सब ने बहुत अपने सामने पनपते हुए देखा है। उस मूवमेंट की शुरुआत में उस मंच की कल्पना कीजिए, कौन कौन नजर आते हैं आपको, कहाँ हैं आज की तारीख में वो। बिल्कुल सेकंड लाइन नहीं होने देते हैं। जो नेता अपने दम पर एक आंदोलन खड़ा करता है, चाहे वो बात अरविंद केजरीवाल की हो या प्रधानमंत्री मोदी की हो, वो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ा किया है, ये जो बीजेपी एक आंदोलन है, अपने दम पे उन्होंने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 1980 से अभी तक बढ़ते देखते आए हैं, इस कलेवर में तो कभी नहीं थी ना। ये तो 2014 के बाद की स्थिति है जो सामने आई लेकिन है। अब तो कमान किसी और के हाथ में है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने तो चलो पार्टी बनाई है, वो उन्होंने शुरुआत ही की है, वो इंजन है अपनी पार्टी का। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो कई इंजन चेंज होते रहे, और जो इंजन चेंज हुआ उसी को लेकर तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने आडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया, आप खुद आगे आ गए। ये पार्टी पुराने फॉर्म में है, नाम भले ही पुराना है, ये पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। इसमें देखिए ऐसे ऐसे आपको नाम मिलेंगे जो पार्टी में 2014 के पहले प्रोमिनेंट थे ही नहीं। आज की तारीख में जिस प्रोमिनेंस के साथ वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ये कहाँ थे? लोग अभी भी इनको नहीं पहचान रहे हैं उस तरह से। बहुत से नामों को लोग बहुत ज्यादा जाना करते थे पहले, चाहे वो विपक्ष में ही क्यों ना हो। जो प्री 2014 का एरा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। लेकिन अभी जो हैं वो डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर का है कि किसको वो चुनते हैं। और देखिए फॉरेन सेक्रेटरी से फॉरेन मिनिस्टर हुए जयशंकर। नए दौर में नए लोगों को और जगह मिल दूसरा है रही कि देखिए देश जो है युवाओं का देश है, लोग बोलते हैं इस बात को, और हमारे यहाँ युवाओं की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो एक फ्रेश पूल बनाने की जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश भी है और एक तरह से दूसरे को काटने का तरीका भी है। हाँ। दोनों चीजें एक साथ हैं। और जो आदमी जैसे अरविंद केजरीवाल ही हैं, इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर लिया आंख के आगे, उसमें अन्ना हजारे कहाँ गए और प्रशांत भूषण कहाँ गए और कविवर कुमार विश्वास किधर चले गए, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है उस आंदोलन के लिए जो उन्होंने खड़ा किया है। उसी प्रकार मोदी जी जहाँ पर लेकर के आ गए हैं इस पार्टी को, यही तो कल्पना थी ना 1925 में जब संघ का
गठन हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उनकी यही कल्पना थी कि हम एक ऐसे शासन की कल्पना करें जहाँ पर जो हिंदुवादी सोच का व्यक्ति हो वो देश की शीर्ष सत्ता पर हो। कभी तो नहीं हो पाया था, और आज एक व्यक्ति बैठा है, तो वो इस तरह की अगर बातें से उसको बांधा जाएगा तो जाहिर है कि वो नहीं बंधेगा। आपने जैसे राजनीतिक बातें हो रही हैं, एकदम से मुझे एक मूवी याद आ गई। एक मूवी थी फैशन, वो बॉलीवुड में या फिर इंडस्ट्री में, वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पर्दे पर किस तरह से रिप्लेसमेंट होते हैं उसको दिखाती है कि एक तरफ पहले कंगना रनौत होती हैं, उनको प्रियंका चोपड़ा कर देती हैं रिप्लेस, पे प्रियंका चोपड़ा को भी कोई कर देता है। तो ऐसे ही नए दौर में आते 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 चीज़ें, क्योंकि एक टाइम पे रेखा बहुत वो हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे करके समय बदला, कैटरीना कैफ को लोग जानने लगे, आज आलिया भट्ट का जमाना है, कल को कोई और होगा। जो समर्थ है, उसी तरह से राजनीति में भी अब रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। जो भी केपेबल है, जो समर्थ है, वही सर्वशक्तिमान, वही नियम तय करेगा। इसके न आगे कोई सच है न पीछे कोई सच है। जिसके अंदर सामर्थ्य है वो नियम बनाएगा। अच्छा, इसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे? मतलब एक पार्टी, मान लीजिए हम ही कोई पार्टी चला रहे हैं या फिर हमारे हाथ में ही किसी पार्टी का नेतृत्व है, तो हमारे लिए इस चीज़ को सही कहा जाएगा या गलत कहा जाएगा कि आप दूसरों को आपने जो है उतना महत्व ना देके अपने आप को दिया है, क्योंकि आप पार्टी को आगे बढ़ा भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पार्टी को होल्ड कर रखा है और आप पार्टी को गर्त में लेके जा रहे हैं। पार्टी को अगर आप बढ़ा रहे हैं, और कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है, कुछ विपक्षी लोगों को दिक्कत है, तो इस बात से हो सकता है पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? पड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी आज एक नई पौध है। कहाँ है जनार्दन द्विवेदी, कहाँ है सलमान खुर्शीद, कहाँ है दिग्विजय सिंह? आज की तारीख में पहचान कौन है? केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 में नहीं थे। हर जगह बदलाव शाश्वत नियम है। और कांग्रेस का रिप्लेसमेंट तो मतलब आप देखिए, वहां से निकल के लोगों ने पार्टियां बनाई और विपक्षी दल हो गए। आज इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, उसमें ज्यादातर कांग्रेस से निकले हुए। और बिल्कुल, और आप ये समझ लीजिए कि ये तब हुआ है जब शीर्ष नेतृत्व पर गांधी परिवार है, उन्होंने बदला है। मोदी जी तो पूरी नई सेट ऑफ लीडरशिप लेकर के आए ना। बिल्कुल। यहां पर तो सोनिया जी और राहुल जी आते आते पूरा नेतृत्व बदल गया है, पूरी तरह से चेंज कर गया है। और जो राहुल जी के पैसा ला रहे हैं, वो पहले लोअर लेवल नेता थे, मिडिल लेवल नेता थे, वो आज ऐसे आए हैं। मुझे केसी वेणुगोपाल आज की तारीख में संगठन महासचिव सबसे मजबूत है, पार्टी के अंदर सबसे मजबूत है। मुझे वो दिन याद है कि ये राहुल गांधी से बात करने के लिए लालच रहते थे, दूर से खड़े होकर देखा करते थे। मैंने वो देखा हुआ है। ये सांसद थे लोकसभा के, उस वक्त केरल से चुन करके आए थे। अब तो वो पिछली 2 बार से हार रहे हैं या 1 बार से हार रहे हैं, वो फिर भी देखिए इंपॉर्टेंस उनकी, वो करीब पहुंच गए, वायनाड लेकर के गए। पूरी लीडरशिप बदल गई है। अहमद पटेल एक नेता होते थे, बहुत पुराने, बहुत मजबूत हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना में। पर मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर वो होते तो क्या उनकी स्थिति होती। अंबिका सोनी, ये सब नेता हम लोगों ने याद किया, बहुत जबरदस्त बड़े नेता थे। दिग्विजय सिंह कहाँ है, वो कमलनाथ, सब हाशिए पर। ये शाश्वत नियम जो है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये उसी का परिचायक है। और इसी चेंज में जो नया सेटअप बन रहा है, उसमें नए 2 शीट्स लड़ने वाले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी। जिसमें अरविंद केजरीवाल नए तरह के लॉजिक लेकर सामने आ रहे हैं और उस लॉजिक को नए तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। सब कुछ बदल रहा है। इसलिए गलत और सही में न जाते हुए इस बात को समझिए कि इस बयान के निहितार्थ क्या थे, और प्रधानमंत्री को 75 वाले स्लैब में अगर मान लीजिए रखते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में वो जो सवाल उठाया जाता था प्रधानमंत्री को लेकर के इंडिया गठबंधन के ऊपर कि आपका कौन है दूल्हा, आपका कौन है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, वो तो कहीं कमजोर नहीं पड़ जाएगा। क्योंकि हर बार जब ये सवाल उठाया जाएगा, तो अब जवाब तैयार करके अरविंद केजरीवाल ने दे दिया, हर बार फिर बोला जाएगा कि तो आप 75 साल से हटेंगे, तो आप बताइए कि कौन है। और सोशल मीडिया पे लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने मान लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री का चेहरा
पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे फिर भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इस बात से आपको तकलीफ हो रही है। तो तमाम तरह से लोग रिएक्शन दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हमने पूरी चर्चा की और समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये 75 साल वाला जो फैक्टर है वो कितना कारगर है, और विपक्ष के लिए अब जब जेल से बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट इलेक्टोरली होगा, चुनाव पर होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया।